नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे PMEGP से रिलेटेड क्वेरीज़ की। दोस्तों आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं जिनका मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं दोस्तों। लेकिन मैंने आज ये वीडियो स्पेशली सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया है जिनके मन में काफ़ी सारे सवाल हैं PMEGP की स्कीम को लेकर, अभी तक वो क्लियर नहीं हो पाए हैं। तो दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल है PMEGP स्कीम से लेकर तो ये वीडियो प्लीज़ पूरा एंड तक देखें और किसी भी पॉइंट को स्किप ना करें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मैं एक एक करके आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं दोस्तों शिवम राज का। शिवम राज जी ने पूछा है, क्या एक फैमिली के एक से ज़्यादा लोग PMEGP स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं? इसका मतलब दोस्तों कि अगर एक फैमिली में 2 या 3 लोग अगर उसका बेनिफिट उठाना चाहे वो उठा सकते हैं कि नहीं? तो इसका आंसर दोस्तों है नो। एक परिवार में एक ही व्यक्ति PMEGP लोन का फ़ायदा ले सकता है, यानी सब्सिडी का बेनिफिट उठा सकता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखें, एक फैमिली से अगर एक से ज़्यादा लोग लोन लेते हैं तो उस केस में आपकी सब्सिडी रिटर्निंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कैलाश चौहान का। ये पूछ रहे हैं कि PMEGP स्कीम में नेगेटिव लिस्ट में क्या वेज होटल्स आते हैं? दोस्तों वेज रेस्टोरेंट ईजीली लोन ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का आप रेस्टोरेंट रन करते हो, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन या दोनों, तो दोस्तों आप PMEGP स्कीम में सर्विस सेक्टर में अप टू 10 लाख के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है निशा वर्मा का। वो पूछ रही हैं कि जब बैंक लोन सैंक्शन कर देता है तो उसके बाद जो अमाउंट होता है टर्म लोन का वो क्या सीधे हमारे अकाउंट में आएगा या जिससे वो सामान खरीद रहे हैं उनके खाते में जाएगा? तो दोस्तों जिससे आप सामान परचेज़ कर रहे हैं आप बैंक के सामने बिल प्रोड्यूस करेंगे या कोटेशन देंगे तो बैंक उस व्यक्ति के नाम पे तो DD बनाएगा या उसके अकाउंट में क्रेडिट करेगा। आपके टर्म लोन का पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। दोस्तों करुण नाथ जी का भी सवाल यही है कि बैंक डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र करेगा या DD बना के देगा वेंडर के अकाउंट में? दोस्तों आपको बता दूँ, बैंक DD बना के भी पैसा दे सकता है और डायरेक्ट RTGS या निफ्ट के थ्रू भी पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वकार वारसी का। वो कह रहे हैं कि बैंक कह रहा है कि फ़ाइल उनके पास नहीं आई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, फ़ाइल ऑफलाइन मोड से नहीं जाती है PMEGP की, ये दोस्तों ऑनलाइन मोड के थ्रू बैंक में ट्रांसफ़र होती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता रखा है कैसे वो फाइल बैंक के पास आती है और बैंक कैसे उसको देखता है, कैसे बैंक वहाँ से स्क्रूटनी करके एप्लीकेशंस को सैंक्शन या रिजेक्ट करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर ऑनलाइन बैंक के पास फाइल नहीं आई, बैंक मना कर रहा है, तो आपकी जो एप्लीकेशन आप अपनी ऑनलाइन पोर्टल में लॉगिन करके वहां से दोस्तों आप उसका प्रिंट निकाल के आप बैंक में शो कर सकते हैं कि उनके पास फाइल आ गई है और वो ऑनलाइन उसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों कुमार फर्स्ट इन्फो पूछते हैं कि करंट अकाउंट खोलना ज़रूरी है क्या? दोस्तों करंट अकाउंट खोलना ज़रूरी होता है फर्म का। अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आपने ज़रूर खोलना चाहिए दोस्तों, उससे आपकी बैंक के अंदर वैल्यू भी बढ़ती है। अगर आप उस बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो बैंक आपको जानता है और उस केस में बैंक को भी आपको लोन देने में ईजी होता है, क्योंकि दोस्तों हम जब किसी को जानते हैं, हमारा ट्रस्ट उसके ऊपर होता है तो हमारे पास हमारा जो काम होता है थोड़ा ईजी हो जाता है। और जिसको हम नहीं जानते दोस्तों उसके साथ रिलेशनशिप, आप भी किसी को पैसा सीधे अनजान आदमी को नहीं दे सकते हैं, तो आप भी उसको जानेंगे तभी किसी को पैसा देंगे। सेम केस बैंक के लिए भी होता है दोस्तों, क्योंकि बैंक लेंड करता है पैसा। लेंडिंग के केस में वो कस्टमर पे पूरा अपना जो है दोस्तों इंक्वायरी, उसका इंस्पेक्शन, सारी चीज़ें करके उसको जानने की कोशिश करता है कि ये कस्टमर ठीक है कि नहीं, उसके बाद ही बैंक पैसा आगे लैंड करता है। तो दोस्तों करंट अकाउंट अगर आप खोलते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया है, आपके फेवर में वो चीज़ जाती है। दोस्तों राजेश पाटीदार जी का क्वेश्चन है कि बैंक कह रहा है कि उसकी सैंक्शनिंग पावर नहीं है। दोस्तों काफ़ी सारे बैंक्स में अब ऐसा हो गया है कि जो लोन प्रोसेसिंग है वो सेंट्रलाइज कर दी गई है। सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग का मतलब दोस्तों जितनी सारी ब्रांचेस है उनका एक ही जगह लोन सैंक्शनिंग होगी। उस केस में क्या होता है कि ब्रांच मैनेजर के पास पावर नहीं होती लोन सैंक्शन करने की, वो लोन को प्रोसेस करके आगे भेजते हैं सैंक्शनिंग अथॉरिटी पे और वो सैंक्शन करती है। हो सकता है राजेश जी आपके केस में भी यही रहा हो कि उनके पास सैंक्शनिंग पावर ना हो, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने सारे पेपर्स उनको प्रोवाइड करा दें, वो आपका प्रोसेस करके अपने सैंक्शनिंग अथॉरिटी पे भेजेंगे। अगर उनको लगता है कि ये प्रोजेक्ट वायबल है तो आपका जो लोन है ज़रूर सैंक्शन होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा है MK डिजिटल ने। ये पूछते हैं कि जो PMEGP लोन है वो स्टेट टू स्टेट ट्रांसफ़र होने के लिए चार्जेस लगते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, PMEGP लोन स्टेट टू स्टेट ट्रांसफ़र होने के लिए या एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र होने के लिए किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता है। अगर आपका
आपसे कोई ऐसा चार्ज मांग रहा है तो वो अनएथिकल और इलीगल है दोस्तों। इस टाइप का कोई भी चार्ज नहीं है। दोस्तों कौस्तुभ पाठक का क्वेश्चन है कि बैंक में सिविल स्कोर देखा जाता है कि नहीं। दोस्तों आप बैंक के अंदर आज की तारीख में कोई भी लोन लेंगे आपका सिविल स्कोर ज़रूर देखा जाएगा, तो इसलिए आपकी जो क्रेडिट स्कोर है सिविल का वो सही होना चाहिए। अगर आपका कहीं से किसी बैंक से कोई लोन है और वो ठीक नहीं है तो दोस्तों आपके सिविल में रिफ्लेक्ट करेगा, उस केस में बैंक आपका लोन रिजेक्ट कर सकता है। तो आप ध्यान दें कि जो अपना सिविल स्कोर है उसको प्रॉपर रखें, अपनी जो क्रेडिट जो आपकी डिसिप्लिन है उसको बनाए रखें, यानी अगर किसी बैंक से लोन ले रखा है तो उसको रेगुलरली उसकी आप EMIs पे करते रहें, उसको स्किप ना करें। दोस्तों गोलू राय का क्वेश्चन है कि फ़ाइल बैंक में पहुंचने में कितना समय लगता है। दोस्तों फ़ाइल बैंक में पहुंचने में जैसे ही आपने फ़ाइल अप्लाई करी वो उस KVIC DIC या KVIB के पास आपकी फ़ाइल चली गई तो दोस्तों वो 15 दिन के भीतर आपकी फ़ाइल को बैंक में पहुंच जाती है, वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर उसमें इंटरव्यू नहीं है दोस्तों, आज की तारीख में इंटरव्यू जो है PMEGP में KVIC ने उसको स्किप कर रखा है, उसमें छूट दे रखी है, रिलैक्सेशन है, तो इस केस में दोस्तों आपकी फ़ाइल विदिन 15 डेज़ आपके अप्लाई करने के सबमिट करने के बाद विदिन 15 डेज़ बैंक के अंदर पहुंच जाती है। दोस्तों संजय सूर्यवंशी जी का क्वेश्चन है कि PMEGP की जो सब्सिडी है वो क्लेम करने के कितने दिन बाद आपके अकाउंट में आ जाती है। दोस्तों जब बैंक आपकी सब्सिडी क्लेम कर देता है PMEGP की तो वो विदिन 7 डेज़ आ जाती है, अगर बजट अवेलेबल होता है दोस्तों, अगर सब्सिडी अवेलेबल होती है। इनकेस सब्सिडी अवेलेबल नहीं है, अमाउंट ख़त्म हो गया, तो उस केस में दोस्तों सब्सिडी में आपको टाइम लग सकता है, हो सकता है नेक्स्ट बजट जब अलॉट हो तब आपकी सब्सिडी आए, अदरवाइज़ विदिन 7 डेज़ आपकी सब्सिडी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। दोस्तों अजीत सिंह जी का क्वेश्चन है कि 5% जो मार्जिन है वो आपने सेविंग अकाउंट में जमा करना होता है। दोस्तों बिल्कुल आपका जो मार्जिन है PMEGP लोन का, यानी जो पैसा आपने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना है, बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन जिसको हम कहते हैं, उसको आपने अपने सेविंग अकाउंट में जमा करना है आपका लोन सैंक्शन होने के बाद। तो इस चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों, आपने वेंडर को कैश नहीं देना है, आपका जो भी ट्रांजैक्शन होगा, जो भी आप पैसा पे करेंगे तो वो आपके अकाउंट के थ्रू होना चाहिए, ना कि कैश में आप वेंडर को अपना मार्जिन दे देंगे। अगर दोस्तों आप अपना मार्जिन अकाउंट में नहीं जमा करते, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो उस केस में KVIC आपकी सब्सिडी को वापस क्लेम कर सकता है, वापस मांग सकता है। ध्यान रखिए, वापस आपकी सब्सिडी वापस रिटर्न हो सकती है। तो इसलिए आपने जो अपना जो अमाउंट है दोस्तों मार्जिन मनी का, उसको अपने सेविंग अकाउंट में रखना है। दोस्तों रियल कश्मीरी का क्वेश्चन है कि बैंक 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की गारंटी मांग रहा है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, PMEGP स्कीम में गारंटी की वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर बैंक आपसे दोस्तों 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की गारंटी मांग रहा है, इट मीन्स बैंक आपको जो लोन सैंक्शन कर रहा है वहाँ बैंक को डाउट है कि आप पैसा वापस करेंगे नहीं करेंगे। तो दोस्तों इस केस में आप ब्रांच मैनेजर से या वहाँ के जो भी लोन ऑफिसर हैं उनसे बात करें और उनको अपने प्रोजेक्ट को अच्छी तरह समझाएं, कन्वे करें अपना मैसेज। हो सकता है कि वो आपसे गारंटी ना लें। दोस्तों शैलेंद्र प्रजापति जी का क्वेश्चन है कि वो अपने जो उन्होंने एप्लीकेशन अप्लाई कर रखी है उसको चेंज करके उसमें साइबर कैफ़े ऐड करना चाहते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक बार आपकी अगर एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। फिर आपने कंसर्न एजेंसी में कॉल करके फिर तभी आप चेंज करा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आपका प्रोजेक्ट किसी और चीज़ को लेकर है और आप उसमें बाद में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो कम्प्लीटली एक डिफरेंट प्रोजेक्ट हो जाता है, नया प्रोजेक्ट हो जाता है। दोस्तों उसमें चेंजेस करना थोड़ा सा टफ होता है, तो इसलिए कोशिश करें जब भी आप एप्लीकेशन अप्लाई करें तो उसको बहुत ध्यान से भरें और जिस प्रोजेक्ट के लिए आप करना चाह रहे हैं दोस्तों उसी प्रोजेक्ट में करें। बार बार अगर आप चेंजेस करेंगे तो वो पॉसिबल भी नहीं है, हो सकता है उस केस में आपकी फ़ाइल परमानेंटली रिजेक्ट भी हो जाए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जय सोनी जी की तरफ से। इन्होंने दोस्तों एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे हैं रिगार्डिंग EDP ट्रेनिंग। तो दोस्तों मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूं EDP ट्रेनिंग को लेकर। इनका पहला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होते हैं EDP ट्रेनिंग के और उसको कितने दिन में क्लियर करना होता है। दोस्तों ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं है कि कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं और कितने दिन होते हैं। जब आपका क्लियर हो जाए तब दोस्तों आपको EDP का सर्टिफिकेट वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कोई नंबर ऑफ डेज़ की या अटेम्प्ट्स की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों इनका EDP सर्टिफिकेट कितने समय तक वैलिड रहता है। दोस्तों इस पर KVIC का कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि EDP सर्टिफिकेट कितने दिन तक वैलिड रहता है। तो दोस्तों इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि EDP आपने ट्रेनिंग कर ली तो ऐसा नहीं कि आपने अगले साल दोबारा करनी पड़ेगी अगर आपकी बैंक फाइल सैंक्शन नहीं करता है। लेकिन ये भी नहीं है कि अगर आपने कोई बहुत पुरानी EDP ट्रेनिंग कर रखी है तो अभी आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो एप्लीकेबल होगा।
तो ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन KVIC की तरफ से नहीं है कि कोई भी EDP सर्टिफिकेट कितने टाइम के लिए वैलिड रहता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है इनका कि अगर लोन से पहले EDP ट्रेनिंग कर ली जाए तो क्या वो लोन में हेल्पफुल होती है, और सब्सिडी में EDP ट्रेनिंग का क्या रोल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने लोन से पहले EDP ट्रेनिंग कर ली, जब आप अपना स्कोर कार्ड फॉर्म भरेंगे तो वहाँ आपको उसमें मार्क्स मिलेंगे और आपका स्कोर बढ़ेगा। उससे आपको दोस्तों बेनिफिट होगा, आपके फाइल के अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। उसके अलावा सब्सिडी के केस में आपको बता दूं, अगर आपको EDP ट्रेनिंग नहीं करी है दोस्तों और आपको सब्सिडी आ चुकी है, क्योंकि अभी रिलैक्सेशन है, तो उस केस में अगर आप EDP ट्रेनिंग नहीं करते, कंटिन्यू नहीं करते, या EDP ट्रेनिंग करके सर्टिफिकेट बैंक को प्रोवाइड नहीं कराते हैं, तो आपको KVIC आपकी सब्सिडी को रिकॉल कर सकता है, वापस मांग सकता है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान देना है। अगर आपका लोन सैंक्शन हो गया है, आपको सब्सिडी आ चुकी है दोस्तों, उसके बावजूद भी आपने अपनी EDP ट्रेनिंग पूरी करनी है और सर्टिफिकेट बैंक को प्रोवाइड करवाना है। दोस्तों अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज हो PMEGP स्कीम को लेकर तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें। और अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।